नमस्कार विद्यार्थियों। बच्चों, आज मैं कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोक भारती से पाठ 10 पाठ का नाम है ठेस लेकर आई हूँ। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं। वो इस तरह से है। बच्चों, फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 1921 में हुआ और पूर्णिया बिहार में हुआ और इनकी मृत्यु बच्चों 1977 में। इनका परिचय इस तरह से है बच्चों कि ये हिंदी कथा धारा का रुख बदलने वाले फणीश्वर नाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। इनकी जो कहानियां और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इनकी जो भाषा शैली में एक जादुई असर हमेशा हमें मिलता है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं बच्चों। बहुत ही फेमस उपन्यास मैला आंचल, प्रति परी कथा, जुलूस उपन्यास है ये सारे। एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी ये कथा संग्रह है और ऋण जल धन जल, इस तरह से ये रिपोर्टाज है, नेपाली क्रांति कथा आदि। बच्चों, इस पाठ की प्रस्तावना इस तरह से है कि प्रस्तुत ये आंचलिक कहानी, आंचलिक यानी ग्रामीण क्षेत्र की कहानी कहा जाता है, उसे आंचलिक कहते हैं। आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण क्षेत्र की है, ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने, लेखक ने ग्रामीण जीवन जो है, सामाजिक संबंध जो हमारे होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, कारीगरों के जो स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। तो चलिए बच्चों, इस पाठ के सारांश को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के जो हमारे कैरेक्टर हैं, पात्र सिरचन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, सुन लीजिए। प्रस्तुत कहानी में ठेस में सिरचन नामक एक ग्रामीण कलाकार का वर्णन किया गया है। वह ग्रामीण कलाकार मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी से चटाई यानी बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मोड़े होते हैं जो गांव में चटाई बनाई जाती है, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की जो रस्सी के बड़े बड़े जाले होते हैं, ताल के सूखे पत्तों की छतरी, जो टोपी आदि उपयोगी वस्तुएं वो बनाता है और ये वस्तुएं बनाकर वो अपनी आजीविका कमाता है। स्वाभिमानी होने के कारण वह हर परिस्थिति में अपने स्वाभिमान की रक्षा भी करता है। तो कैसे करता है, चलिए इस पाठ को देख लेते हैं तो ही समझ में आएगा। तो चलिए इस पाठ को देखते हैं। यहाँ पर इस सारांश में लेखक कहते हैं कि खेती बाड़ी के समय, जब काम का समय होता है खेती का, तो गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते, उसे पूछते नहीं, यानी लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार भी समझते हैं। इसलिए खेत खलियान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता उसे, सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर, ऐसे कहते हैं। दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा, यानी देर से आएगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ आएगा। पगडंडी यानी बच्चों गांव की जो सड़कें होती हैं उसे कहा है। धीरे धीरे आएगा। मुफ्त में मजदूरी देनी होगी तो और बात है। तो इस तरह से गांव वाले सोचते हैं। यहाँ लेखक कहते हैं कि आज सिरचन को मुफ्तखोर, क्या क्या नाम दिया गया है, मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था, इसके भूतकाल में एक समय था जब उसके मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे उसकी, बल्कि खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में ये कारीगरी रह गई है, इस तरह से लोग कहते। सारे इलाके में एक दिन का समय निकाल कर चलो, ऐसे लोग कहते। बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चेक बनाकर भेज दो, ऐसे लोग कहते हैं। लेखक कहते हैं कि मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले से ही पूछ लेता कि भोग क्या क्या लगेगा, यानी सिरचन की क्या मांगे होंगी। माँ हंसकर कहती, जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी सिरचन। पड़ोसी गांव के पंचानन चौधरी
एक बार की बात है, पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था, यानी अपमानित कर दिया था। सिरचन ने क्या कहा था, तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियां बनाती हैं। ये तो तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है। इस तरह से सिरचन ने अपमानित किया था। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, कैसे कहती, आओ सिरचन, आज नैनू मत रही हूँ। नैनू यानी नैनी, जो हमारी छाछ बनाई जाती है, तो तुम्हारी याद आ गई, ऐसा माँ कहती है। घी की जो खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भी भेजा है कि उसकी ननद रूठी हुई थी मोती की शीतल पार्टी के लिए, उसे मोती की शीतल पार्टी चाहिए, इसलिए आज सिरचन को बुलाया गया है। सिरचन आता है। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता है। घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ काकी, ऐसे कहता है। नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। इस तरह से सिरचन जवाब देता है। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। लेखक कहते हैं कि एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता है। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सूतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त हो जाता है। काम करते करते समय उसकी जो तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि वो गेहूं साफ हो जाता है। गेहूं साफ होना एक कहावत है, यानी वो क्रोधित हो जाता है की तरह फुफकार उठता है। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम, इस तरह से कहता है। सिरचन मुंह जोर है लेकिन काम चोर नहीं है। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर है वो। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झला हुआ नहीं बर्दाश्त कर सकता। वह अपना अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म समझो। काम अधूरा रख कर उठ खड़ा होता है। आज तो अब अध कपाली दर्द से माथा ठनठना रहा है, ऐसे वो कहता है। और थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा, ऐसे कहकर चला जाता है। और किस दिन माने कभी नहीं आता है। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पार्टी जो होती है, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीखें और सतरंगे डोर के मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए जो मुंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले और हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी, इसी तरह के बहुत से काम जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। ये दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझा जाता है। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा कर दो, वो कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं, सिरचन बात करने में भी कारगर है। एक बार महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी यानी क्रोधित हो गई। कहने लगी, ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है। नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? ये तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबनी। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। यहाँ पर खेसारी का सत्तू यानी भुनी हुई जो दाल का आटा होता है ना, उसे खेसारी का सत्तू कहा गया है। इस तरह से सिरचन से काम करवाने की सभी सोचते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं, इस बार मेरी सबसे छोटी बहन लेखक की पहली बार ससुराल जा रही थी। उसका नाम था मानू। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी थी। क्या चेतावनी दी थी कि मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आए, कोई बात नहीं, लेकिन 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी। मानू तो भाभी ने हंसकर कहा,
बैरंग वापस जाएगा, यानी मानू को वापस आना होगा, इस तरह से कहा। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने कहा, देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वो चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। इन सभी चीजों को मजली भाभी से नहीं रहा गया। पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। लेकिन काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है, इसलिए कर रहा हूँ। मजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा। लेखक की चाची ने कुछ फुसफुसाकर कहा। क्या कहा? किससे बात करती हो बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के, 7 भैया तारा, 7 भैया तारा। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। सूप में क्या था? चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। लेखक ने लक्ष्य किया कि सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई हैं। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? कलेवा यानी यहाँ पर नाश्ते को कहा जाता है। सिर्फ चिवड़ा और गुड़? माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? सिरचन ने कहा, बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पड़ा रहा, अछूता था। माँ की बोली सुनते ही मजली भाभी की भौहें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मजली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस। मजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर पर ही चढ़ेगा ना, किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मजली भाभी माँ की दुलारी बहू थी। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत है? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, काम काज का घर है। 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे। तुम किसी की बात का कान पर मत दो। यहाँ सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकौवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी। सिरचन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता था उन्हें। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गमकौवा जर्दा खाते हो? चटोर कहीं के। बिना कलेजा धड़क उठा। हो गया सत्यानाश। बस। सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वो चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया। अपनी छुरी, हसिया वगैरह समेटे संभाल कर झोले में रखे। टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। मानू कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। 7 तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानो, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मैं सिरचन को मनाने गया। देखा
एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी, अब नहीं। कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा? कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मेरी ऐसी दुर्दशा भोगता। ये शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। उस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती है, अब क्या। मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छींटे का झालर लगाने लगी। यह भी भेजा नहीं दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों मानो? मानो कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मझली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी। मानो को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा, मानो बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़कर लिए जा रही थी अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हुआ आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ कि कामचोर चटोर। गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाजा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है? एक बार देखो। मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है। सब चीजें हैं दीदी, शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की, और गाड़ी चल पड़ी। मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकालकर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। लेखक कहते हैं कि कलाकार किसी भी धर्म, जाति और वर्ग का हो, उसे अपनी कला पर अभिमान होता है। वह स्वाभिमान के मूल्य को समझता है और उसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जाति या धर्म के नाम पर जब उसके स्वाभिमान पर आघात होता है तो वह उसे बर्दाश्त नहीं करता। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आ ही गया होगा। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब Go and subscribe to my channel. Also press the bell icon.